अस्सलाम वालेकुम। और इसकी चक्कर हो गया। आ गया। Explain the following statements.
इसमें आंसर लिख सकते हैं हम फौरन असाइनमेंट है। नहीं ये तो पीडीएफ फाइल है। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे पता नहीं, मैं अभी पता करूँगा, पता नहीं जब कब चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके सर? आपने क्या हाल चाल है सर? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक वालेकुम अस्सलाम सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हैं? जी अल्लाह का दुआ है। अभी 1-2 मिनट वेट करते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो आ जाएं फिर नीचे।
सर ये आपके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? मतलब पाक स्टडीज के मैं कल पता करने गया तो वो मतलब उनके पास थे ही नहीं। वो कहते सेंट बिल्डिंग में आप चले जाएं। सैन बिल्डिंग में जाना था ना बेटा, कहाँ गए थे आप? सर वो मैं ना जो शॉप्स बनी हुई है वहाँ पे गया था। बेटा सैन बिल्डिंग ये लाइब्रेरी बिल्डिंग के साथ वाली बिल्डिंग है, वहाँ से मिल जाते हैं। अलबत्ता ये जो सॉफ्ट कापीज हैं इसकी मैं आप लोगों को क्योंकि एनरोल मैंने कर दिया है LMS पे, अब आपको तमाम लिंक्स और ये जो रीडिंग्स वहाँ पे भी मिल जाएंगी और ग्रुप के अंदर भी मिल जाएंगी, परेशानी होना चाहिए। सर आपके लेक्चर की LMS पे वैसे भी शो हो नहीं रहा। हाँ हमसे बेटा एनरोल हो गए हो ना आप? सर वो उस पे LMS पे एक्सेस नहीं मिली, अभी 3 ही आ रहे हैं, अभी पाक स्टडीज नहीं आया मेरा। नहीं मैंने ये एनरोल हो गए हो हमजा, चेक कर लीजिएगा। LMS पे एक्सेस होगी लेकिन चीज़ें आपको शो नहीं हो रही होंगी। उसकी वजह यह है कि सिर्फ ऑफलाइन मैंने अभी रखी है वहाँ पे, अभी लिंक्स वगैरह और जो रीडिंग्स मटीरियल है वो अभी नहीं दिया। नहीं शो हो रहा, कोर्स नहीं शो हो रहा आपका। नहीं शो हो रहा। ऐसे नहीं मेरी अभी तक नहीं शो हो रहा है। अच्छा अभी तक नहीं मिली आपको एक्सेस? नो सर किसी को भी नहीं मिली। कोर्स नो सर बिल्कुल भी शो। नो सर। बेटा सारे बताएं मुझे, मैं अभी चेक करता हूँ इसको। सर नो जी सर कोर्सेस शो नहीं हो रहे आपके। नहीं हो रहे। कैसे शो नहीं हो रहे? सर आपके कोर्सेज शो नहीं हो रहे। नो सर अभी चेक किया नहीं शो हो रहा। अभी बेटा हो जाएंगे। नहीं शो हो रहा। पहला सेमेस्टर मेरा इस वजह से फेल हो। हेलो मुझे इसी जी सर आपका लेक्चर शो नहीं हो रहा, चेक कर लिया। ओके ओके बेटा ये हो जाएगा आज इंशाल्लाह, परेशान मत। हेलो सर। जी बेटा सर जी वो मेरा ना अभी अकाउंटिंग का भी क्लास चल रहा है, वो मैम का नेट इशू था, वो अभी क्लास ले रही है। मैं लीव करके उसको बता के आता हूँ कि मेरा भी अभी पाक स्टडी का भी क्लास चल रहा है, ओके बेटा फिर आप मुझे क्लास ज्वाइन करने दे। ठीक है? ओके बेटा। ठीक है। ये हमारे साथ एक था रूममेट। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा बेटा। मैं जी बेटा। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, आज मेरा फर्स्ट डे है, कल एडमिशन लिया। ओके फरूक बेटा, चैट के अंदर आप अपना फ़ोन नंबर शेयर करें और अली हसन एक नया स्टूडेंट आया आज हमारी क्लास में, इसको आप ग्रुप के अंदर ऐड करें। ठीक हो गया सर। अली हसन बेटा चैट में हमजा फारूक ने ग्रुप शेयर किया है, ग्रुप में ना आपको नंबर दिया है उन्होंने, तो आप अपना टेक्स्ट भेजते हैं वो आपको ऐड कर देते हैं। अली 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 हसन बेटा ठीक है, आवाज़ में नहीं समझ आ रही है आपको? जी सर आगे समझ। ओके बेटा बस 1 मिनट उसके बाद शुरू करते हैं बेटा हम अपना अगला पढ़ना। अन्ना करेंगे यार। चलिए 83 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। ओके गाइस, अच्छा अब शुरू करते हैं लेक्चर अल्लाह का नाम लेकर।
So in my last class, we people were talking about the doctrine of necessity. Up to the Nazriya Zarurat in Urdu you call it. And the topic that we started in my last class was basically related to the understanding of the role of judiciary in Pakistan politics. And we were trying to understand that there was one point. The point was people, they were coming up with the idea, and the experts, they are of the opinion that the role of judiciary during the initial stage of Pakistan, more specifically related to the courses in which a judicial remedy of the legal and political problems जो सर कि सबको was म्यूट कर required. दें सर, सबको म्यूट कर दें सर, आपकी बेटा समझ नहीं आ रही। आप लोग सारे बेटा अपने माइक्स को बंद करें. Okay guys. So we came on the idea that the people, the experts, they are of the opinion that judiciary during the initial stage of Pakistan, and more specifically related to the questions related to the cases in which the judicial remedy was required from judiciary was not willing to provide it. And the very legal foundation of Pakistan, which was supposed to be laid in the right direction, was laid in the wrong direction. And because of this reason, the wolf that was willing to exist, the wolf that was willing to exist while licking the blade was actually dying. And the judiciary as an institution, that is basically being referred as wolf. In the story that we learned in my last class, usme started to die. You know, judiciary as an institution would only be surviving when the people, they were really having their conviction on the role of judiciary as an impartial entity. Like in judiciary from the start of Pakistan, and more specifically in 1954 and later on, was not willing to provide the legal judicial remedy, and was willing to take side of powerful, and weaker they were at the mercy of judiciary, and judiciary was not providing justice. And this thing was established with the very first case of Maulvi Tamizuddin Khan. And Maulvi Tamizuddin Khan case के अंदर भी ये चीज हमने learn की. And the judiciary as an institution started to die out, and now the people, they are coming up with the idea that if they are facing any kind of what you call legal process in the court of law, they usually come up with the idea that instead of hiring a lawyer, we should hire a judge. मैं जज ही कराना है, वकील करने को या जज ही कर लो. अस्सलाम वालेकुम सर. ऐसा बेटा जी बेटा. सर मैं एलएमएस पे आपके इनरोल नहीं हूँ सर, काइंडली मुझे इनरोल कर. बेटा मैंने अभी कह दिया है अपने टीए को, वो आपको आज करवा देगा. उन्होंने मुझे ये चीजें शो की हैं कि 96 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन दिस सेक्शन 96 हैं. ये देखिए जरा, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो आप लोग तो एलएमएस के ऊपर एनरोल हो गए हो. फरूक बेटा आपको क्यों नहीं नजर आ रहा कुछ? सर मुझे शो नहीं हो रहा सब्जेक्ट ना, पाक स्टडीज का शो नहीं हो रहा. सर मैं भी एनरोल नहीं हूँ सर एलएमएस में, मुझे भी शो नहीं हो रहा सर पाकिस्तान स्टडीज. बिल्कुल सर मुझे, बिल्कुल सर मुझे भी नहीं हो रहा. मुझे भी नहीं हो रहा. मुझे भी नहीं हो रहा सर. सेम प्रॉब्लम मेजॉरिटी को शो नहीं हो रहा है सर. अच्छा एनीवे ये हो जाएगा, डोंट वरी, आप लोग परेशान ना हो. ओके हो जाएगा. सर क्विज कैसे करेंगे सर? करेंगे बेटा, जस्ट पहले समझ लें चीजों को. अच्छा तो इन डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अंदर, रादर द मौलवी तमीजुद्दीन खान केस के अंदर आपको पता चला कि चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, who is known as the evil genius of Pakistan judiciary and the friend of every ruler, employed two doctrines. One was the doctrine of necessity and the other was Roman law. Doctrine of necessity ये कहती है कि that which otherwise is not legal is made legal by necessity. Apology. जो एक ऐसी चीज जो कानूनी नहीं है उसको कानूनी बना दिया जाए नजरिया जरूरत के तहत. और रोमन लॉ ये कहता है कि the well-being of the people is the supreme law of the state. यानी हुकूमत का हर वो एक्शन
जिसके ज़रिए अवाम की फलाह बहबूद मकसूद हो, वो रियासत का सबसे आला और सुप्रीम लॉ है। लेकिन when you see the case of Maulvi Tamizuddin, here you will be finding that Roman law was not applicable. So was the case that doctrine of necessity was not even applicable. But the Chief Justice of Supreme Court, rather जो Federal Court है, उन्होंने tried to apply these two doctrines on Pakistani circumstances, and the matter of fact was they were not applicable. मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ. Roman law को when the Chief Justice Muhammad Munir was trying to apply on Pakistani circumstances, the gist of the Roman law was that any action by which the well-being of the people is ensured is made legal, is called legal. अब ये एक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद who dissolved the Constituent Assembly for his own interest, किस किस्म की फलाह बहबूद well-being of the people was to bring, कौन सी bring जो अवामी फलाह बहबूद लेकर आ रही थी. तो it was वो जो उसका ने काम किया, it was just for his own sake, अपने लिए किया, rather than the interest of the people. और रोमन लॉ तो कहता है कि पूरे लोगों की फलाह बहबूद हो, और लेकिन यहाँ पे लोगों की तो कोई फलाह बहबूद हो ही नहीं रही थी. तो और सुप्रीम लॉ कैसे बन गया, फिर मार्शल लॉ को सुप्रीम लॉ कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है. सो दीज थिंग्स वर हैपनिंग. और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को अप्लाई करने के देयर आर सम प्री कंडीशंस, और प्री कंडीशंस में देयर आर सम पैरामीटर्स. while witnessing and observing those parameters, only then the doctrine of necessity is applied, and without making any legal justification, Chief Justice Muhammad Munir was willing to apply on Pakistani circumstances, और उनको Pakistani circumstances पे apply कर दिए गए. And this is how what happened. You see that a bad precedent once for all was being created in Pakistan in the judicial history. And as I told you in my last class, that there is a very, very important aspect of precedent in legal, in judicial जो law है, उसके अंदर president used to have very weightage. President का मतलब क्या है कि जज एक मिसाल बना देता है from his own case, and that case becomes a precedent for the upcoming judges to follow. और once for all क्या हुआ पाकिस्तान के अंदर कि लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ. पाकिस्तान में पाकिस्तान को के अंदर जो फैसला होना था कानून के मुताबिक वो ना हुआ, और judiciary was willing to take side of powerful rather than helping the poor to get justice, और judiciary as an institution started to die. अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चीज. मोहम्मद असलम कोई बात पूछना चाह रहे हैं? जी बेटा. जी मोहम्मद असलम कोई बात पूछना चाह रहे हैं? ओके राइट. अब चलते हैं हम दूसरे इशू के ऊपर. अब जरा सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो दूसरा केस है इसको कहते हैं 200 मोहम्मद केस. इसको क्या कहते हैं हम? 200 मोहम्मद केस. असलम बेटा आपकी आवाज हमें नहीं आ रही. Yes, can you repeat this talk one more? I am a new student, sir. असलम बेटा हमें आपकी कोई आवाज समझ में नहीं आई. आप क्या पूछना चाह रहे हैं? राइट, उनका कोई आवाज हमें नहीं आ पा रही. अच्छा, अब आते हैं 200 मोहम्मद केस अगेंस्ट. अच्छा, अब नाउ द थिंग इज, you know that the people of Pakistan suffered a lot while during the constitution making Pakistan process of Pakistan, and what you call the constitution that we got after the tireless effort of 9 years. तो 9 साल की मेहनत के बाद हमने अपना constitution बनाया. तो इसमें क्या हुआ? That constitution was not allowed to work more than 2 years. और उसको अलाउ नहीं किया गया कि वो मोर देन 2 years वर्क कर सके. एंड इट वाज डिसॉल्व्ड, और उसको डिसॉल्व कर दिया गया. मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. मार्शल लॉ पाकिस्तान के अंदर इम्पोज कर दिया गया. सारी नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, सारी पॉलिटिकल पार्टी को अबॉलिश कर दिया गया.
Harun Rashid? Harun Rashid. Yes, sir. Oh, have you been in my last previous session? Yes, I was in the last lecture. Right. Oh, so I believe some content was delivered by me in Urdu, so you might be having difficulty in the understanding of that lecture, I believe. Yes, there was, but I was going to ask you later on. Anyway, somehow the lecture would be recorded and it would be shared on LMS, so you would be getting the whole data from there as well. So meanwhile, if you face any kind of difficulty, you can visit me in my office, and I would be there to explain you the whole phenomena. The matter of fact is there are 104 students in my class, and most of the people, they are facing difficulty while understanding English. So I have to be bilingual while delivering my lecture. So the thing that you would be missing, you can ask me here during the class, and even you can visit my office as well. Thank you so much, sir. Of course. Okay, that's good. Anyway, guys, here you go. Then what happened? The constitution that we made after the tireless effort of 9 years was not allowed to work more than 2 years. And 23rd March 1956, the first constitution was promulgated in Pakistan, and in October somewhere in 1958, the first martial law was imposed. And remember one thing, this martial law was being imposed by the last Governor General of Pakistan was being replaced, and the seat of the Governor General was replaced with the President of Pakistan. So last Governor General was the same guy who became the first President of Pakistan. And the first martial law in Pakistan was imposed by Major General Skandar Mirza. And I have already told you the history of this guy, what happened with him during the last stage of his life. Uske saath kya hua tha. Anyway, the first martial law was imposed in our country, and what you call the National Assembly, the provincial assemblies, they were dissolved, the political parties were abolished, basic fundamental rights, they were being usurped, and the martial law was imposed in Pakistan. And then what happened, when martial law was imposed, a person made a petition in Supreme Court that the Governor General of Pakistan, the President of Pakistan, was not having the authority to impose martial law in Pakistan. Remember one thing, the excuse behind the dissolution of the National Assembly and Provincial Assembly and behind the promulgation of martial law in Pakistan was only one, that the President of Pakistan was of the opinion that the constitution that is being imposed in Pakistan is full of inner contradictions. It is full of inner contradictions. It is full of dangerous promises, and a malaise is attached to its body. And if that malaise is not being cut from its body, the whole country would be disintegrated very soon in future. So this was basically a lame excuse being made by the President of Pakistan while imposing martial law in Pakistan. And with this, while making this lame excuse, the martial law was introduced and imposed in Pakistan. Usko impose kar diya gaya Pakistan ke andar. Martial law ko laga diya gaya Pakistan mein. And the President Dost Mohammed made a petition in Supreme Court, and the same Chief Justice Muhammad Munir was sitting over there. And you know, as I told you that he was the friend of every ruler, wo har hukmran ka dost tha. He was politically motivated Chief Justice of Pakistan. He was politically motivated person, and because of this reason, he was again asked by the President of Pakistan to make a decision in his favor, and he was happily there to provide a legal stamp over the illegal action of the President of Pakistan, and the action, you know, that was all about the imposition of martial law in Pakistan. Anyway, now here, the evil genius ever being produced by Pakistan history, Pakistan judiciary, the Chief Justice Muhammad Munir was readily available to come up with another legal stamp over the illegal action of President of Pakistan. And in the first case, in Maulvi Tamizuddin Khan case, he implied two doctrines. One was the doctrine of necessity and the other was the Roman law. And in this case, he was coming up with another doctrine that is known as the theory of illegal legality, being given by the professor and jurist, booklet jurist Hans Kelsen. Hans Kelsen की theory के साथ उन्होंने इस illegal action को भी legal declare करने के लिए वो available थे, और
पहले केसेस के अंदर उन्होंने दो टर्मिनोलॉजीज को यूज किया, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड रोमन लॉ. Here he was coming up with another doctrine in order to justify the illegal action of the president of Pakistan. President of Pakistan के इस illegal action को लगाने के लिए रेडी बैठे हुए थे. अब now what is basically the whole theory of illegal legality? First of all, I will be making you people to understand. Excuse me, sir. And then we will be trying to apply our Pakistan. Sir. जी बेटा. सर वो थोड़ा आस्ते सही बताएं सर जी, वो आप थोड़ा तेज जा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा सर. बेटा क्या चीज समझ में नहीं आई बताइए मुझे. सर वो आपने जो कहा था ना अभी, वो जो पता नहीं किसके बारे में कहा था, उसकी थ्योरी को यूज करते हुए अच्छा मैं दोबारा मुनीर अहमद, जस्टिस मुनीर अहमद के बारे में सर कह रहे थे. अच्छा दोबारा कहता हूँ बेटा मैं. लुक हियर, लेट मी से इट अगेन. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर used the Henry D. Bracton law or doctrine of necessity and Roman law to justify the illegal action of Governor General Ghulam Muhammad during the Maulvi Tamizuddin Khan case. And the illegal action of Governor General was declared as legal with the use of these two terminologies. And this is how a bad precedent was created in Pakistan. And now when the martial law was imposed in 1958 and the constitution was abrogated and the national assemblies were dissolved and the basic fundamental rights were usurped and the political parties were abolished, ये सारी चीजें हो रही थी. Then what happened? The President of Pakistan asked the sitting Chief Justice of Pakistan of the Supreme Court to please make a decision in his favor. And Chief Justice Mohammad Munir was having the knowledge that the action that is being taken by the President of Pakistan is not legal. He was having the knowledge. उसको ज़हन में ये knowledge था. The action which is being taken by the President of Pakistan of imposition of martial law in Pakistan is not legal. But he was there to justify it, and he used theory of illegal legality to justify the martial law of the President of Pakistan. And how that theory was applied on Pakistani circumstances, this is something that we are going to discuss now. ये कैसे पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई? सर जी बेटा. थ्योरी ऑफ इलीगल लीगैलिटी किसकी है? Hans Kelsen, British jurist and professor Hans Kelsen. Thank you, sir. Hans Kelsen की theory of illegal legality. अब now, what are the basic assumptions of theory of illegal legality? Let's discuss this first. Theory of illegal legality suggests that if state A is going to attack state B, if state A is going to attack state B, and during the course of war, thousands of millions of people of state B, they are killed. बेटा अपने माइक्स बंद करें प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होती है. राइट. According to the theory of illegal legality, if state A is going to attack state B, and during the course of war, hundreds or million or whatsoever, the people of state B, they are killed during the course of war. Hundreds of people or millions of people of state B, they are killed. Okay, right. Then this is a fact, means fact is something on which law decides. And the second assumption is that buildings, infrastructure of state B, because of the war, they are being demolished, destroyed. Buildings and other infrastructure of state B by state A, they are being demolished. This is again a fact, and fact is something on which law decides. And the third assumption of this theory is the old government of state B is replaced with a pro-A government in state B. Third thing is the previous government of state B is replaced with the new government. A pro-state A government is being installed in state B. This is something, again, a fact. Fact is something on which law decides. ये law, fact ऐसी चीज है जिसके ऊपर law decide करता है. अब let me say it in Urdu as well. उर्दू में क्या कहते हैं कि हेंस केल्सन की थ्योरी कहती है कि अगर एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर हमला करना जा रही है और हमले के दौरान
लाखों लोग या मिलियंस लोग या कुछ भी जितने भी लोग ऑफ स्टेट भी मर जाते हैं, तो जो लोग मर गए तो मर गए, दे कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू देयर लाइव्स, डेड पीपल दे कैन नॉट बी ब्रॉट बैक टू देयर लाइव्स, डेड पीपल दे कैन नॉट बी रेजरेक्टेड बैक टू देयर लाइव्स, उनको दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। तो लोग मर गए वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। दिस इज समथिंग अ फैक्ट, फैक्ट इज समथिंग ऑन व्हिच लॉ डिसाइड्स। नाउ कमिंग टू दिस सेकंड assumption of this theory, that is related to the buildings and other infrastructure during the course of war is being demolished, means के वॉर के दौरान स्टेट बी के ऊपर हमला हुआ और उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद हो गई, और जो अब क्योंकि जो द डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग दे कैन नॉट बी बिल्ड बैक अगेन ऑन देयर old footprints, new buildings could be constructed but the previous demolished building could not be again erected, established on their same footprint and infrastructure. This is something a law that क्योंकि जो तबाह हुई बिल्डिंग्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको दोबारा वैसे खड़ा नहीं किया जा सकता। नई बिल्डिंग्स बन सकती हैं लेकिन पुरानी बिल्डिंग्स को जो तबाह की उनको दोबारा खड़ा नहीं किया जा सकता वैसे का वैसे। ये भी दिस इज समथिंग अ फैक्ट, फैक्ट इज समथिंग ऑन व्हिच लॉ डिसाइड्स। एंड द थर्ड थिंग, द प्रीवियस गवर्नमेंट in state B is replaced with a new setup, with a new government, and the new government is a pro-A government rather than pro-B government. तो यानी कि थर्ड assumption ये कहती है कि स्टेट बी के अंदर एक नई गवर्नमेंट लाई गई है, पुरानी गवर्नमेंट को रिमूव कर दिया गया, और ये भी जो नई गवर्नमेंट आई है वो भी एक फैक्ट, एक रियलिटी है। रियलिटी समथिंग ऑन व्हिच लॉ डिसाइड्स। अब जरा गौर से थिंक, जरा गौर से देखिएगा इस चीज को। You know, whenever there used to be any criminal or civil जब भी कोई क्रिमिनल और सिविल कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, whenever there used to be any criminal or civil proceedings in the court of law, you know, law decides on the basis of the evidences and witnesses. Through the evidences and witnesses, a reality is constructed, reality is created, and then the law decides accordingly who is the offender and who is the victim. So it means that law decides on the basis of fact and reality. Law decides on the basis of fact and reality. So in state B, dead people, they cannot brought back to their life. It is a new fact. Old buildings could not be erected back on their footprints. It is a fact. The previous regime is replaced with a new setup, new government. It is a fact. Fact is something on which law decides. This is the purely illegal legal theory by Hans Kelsen. And Chief Justice Muhammad Munir tried to apply that theory on Pakistani circumstances by suggesting that in Pakistan, old government is replaced with a new martial law government. But people were not dead during the course of military revolution. People, they were not dead. Buildings were not being demolished. Pakistan was not witnessing an invasion from the external state. What does it mean? मैं क्या establish करना चाह रहा हूँ? पाकिस्तानी situation में Hans Kelsen की theory लगती नहीं थी, लेकिन उसको लगाने की कोशिश की Chief Justice Muhammad Munir ने, in order to provide a legal excuse. Chief Justice tried to provide and apply theory of Hans Kelsen, which was not applicable on Pakistani circumstances because Pakistan was not being attacked by another state. Buildings were not being demolished. People, they were not dead during the martial law. But only one condition was existing. That was the previous regime was replaced with a new regime. And while using this precedent, while using this thing, he tried to apply on Pakistani circumstances. And in this way, again, the illegal action of the president of Pakistan, the action of imposing martial law in Pakistan was declared again legal. And Chief Justice declared it legal. And again, a bad precedent was being created in Pakistan. And judiciary played an important role. Judiciary played. Every illegal action of the ruling elite of Pakistan was being declared as legal, and judiciary was there. Again, here in Pakistan, a bad precedent was created. And by this bad precedent, the foundation was again laid in wrong direction rather than in the right direction.
बच्चों मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। साकिब कुछ पूछना Yes, चाह रहा sir. था बेटा। Yes, sir. Yes, sir. We are getting you, साकिब, sir. Yes, sir. जी जी सर मैं ये पूछना Yes, चाह रहा था कि sir. जस्टिस मुनीर अहमद को ये सब करने के लिए किसने कहा था, मसलन किसी ने रोका नहीं है ऐसा उस वक्त? रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि चीफ जस्टिस फाइनल अथॉरिटी होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई चीज है पाकिस्तान में इस वक्त? नहीं सर, मगर आर्मी वगैरह या गवर्नर जनरल या प्राइम मिनिस्टर ये ऐसे मसलन कोई भी बाहर की थ्योरी लगाकर किसी ने आवाज नहीं उठाई कि बाप के वो वाली थ्योरी से हमारे मुल्क में क्या काम है या ऐसा कुछ? बेटा आपने शायद पुराने लेक्चर्स नहीं सुने। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बताई थी उसमें मैंने बताया था आपकी मिलिट्री एलीट, आपकी एस्टेब्लिशमेंट और आपकी ब्यूरोक्रेसी मिली हुई थी। अच्छा सर। चलो ठीक है। और तो उनको एक तो प्राइम सिर्फ मिनिस्टर यानी कि पूरी जी 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 थ्योरी ऑफ वुल्फ एंड ब्लेड पढ़ी थी ना आपने? कहाँ जाना है? जी यार वहाँ पर ही है। जी सर। ओके ओके ओके। नहीं अच्छा बेटा माइक बंद करें अपना। ओके देन व्हाट हैपेंड गाइस? हियर अगेन a bad precedent was created in Pakistan. Bad legal precedent to be followed by upcoming judges. And when there used to be any new martial law, the sitting judiciary of that time used to utilize these existing precedents. In existing precedents to follow karte the. Instead of making a new decision, they used to utilize the already existing bad precedents and they used to declare every martial law as legal martial law rather than illegal. ये दो मर्तबा यानी कि one thing which happened in 1954 and later on the decision came in favor of the ruling elite of Pakistan. The next thing during the Dosto Muhammad case, again the decision came in favor of the president of Pakistan and his illegal action was declared as legal. और मार्शल लॉ के अंदर पाकिस्तान में आप लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ बार बार क्यों लगते हैं? ओ भाई अदलिया बैठी हुई है लगाने के लिए, अदलिया सपोर्ट करने के लिए बैठी हुई है। द जुडिशरी इज सिटिंग टू सपोर्ट द मार्शल लॉ। गाइस, question, I want to have some questions from you. The Yemeni students, Harun, you get my idea what I am trying to establish here? Yes, sir. You get my idea? Any confusion, any difficulty in the understanding of my lecture, please? Until now, no, sir. That's great. Ji beta, Dur Muhammad want to ask something. Dur Muhammad. Dur Muhammad कुछ पूछना? Okay. अच्छा माइक ऑफ करें बेटा फिर अपने. Right, guys. अच्छा ये this was the second case in Pakistan. Acha, remember one thing, I have already told you the story of Major General Skandar Mirza, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And within 20 days, acha, the day when the judiciary approved this illegal action as legal action, the very next day, Governor General Skandar Mirza, rather the President of Pakistan, was sent back to gallows. He was sent back to gallows. उसको हाउस अरेस्ट करके कोयटा भेज दिया गया। यानी कि अब जरा गौर से सुनिएगा। For instance, today the decision came the very next day. The army chief, who was the chief martial administrator as well, Ayub Khan, he took the person, he arrested the president of Pakistan and he was sent to gallows. उनको जेल में भेज दिया in the cargo jahaz in Quetta. He lived over there for some time and then he was sent back to London. और उसको लंदन भेज दिया गया वापस पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को। And the whole country was being taken over by the General Ayub Khan. And General Ayub Khan was waiting for this moment to come when the judiciary would be there to have a stamp of affirmation over this illegal action. And the day when this illegal action was declared as legal, the very next day, General took over the whole country. और जनरल ने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया।
This is something that was being done, that was happening during the very initial stage. अभी पाकिस्तान बने को 10 साल हुए थे, सिर्फ 10 साल, 11वां साल चल रहा था. It was just the 10 year of Pakistan's inception. और पाकिस्तान 10 साल में बना. 10 साल बने थे. The way the we people were struggling, the Pakistani and nation, they were struggling, and the ruling elite, they were just trying to protect their own interest rather than the interest of the state. They were looting the resources. And remember one thing, we should not be surprised to see that the same ruling elite, during the Ayub Khan age, only 20 people, they were ruling over the country, and now there are 200 countries which are ruling over the country, and they are having their connections, family relationships, marriages between their generations. Earlier they were 20, they are now 200. And the other people, they are not having their any say. And these people who have not done anything for this country, they are looting their resources, and they usually take refuge in London. They go somewhere in United States of America, they settle over there. Just for the looting, they usually come here. And this is something that has been happening from the last 73 years. And every illegal action. होना क्या चाहिए था पाकिस्तान के अंदर? Judiciary अपने आप को survive करने के लिए. But actually the judiciary was dying. And now the people, they are not willing to take their case to the court of law, because they believe that during our generation, we will not be having the case in our favor. Even our next generation will not be getting the case in our favor. And the third generation might be possible that third generation will be getting the decision of case. The people, they are not willing to go to the courts in order to take the justice from the court. People, they are not willing to believe on the judiciary as an institution. And judiciary as an institution is dying in Pakistan. People, they usually come up with the idea that this is the military establishment. Okay, right, if we, for the time being, we accept that, yes, of course, this is all being done by the military establishment. But why then the judiciary and the bureaucracy, they are going to create a nexus? There must be someone to stop them. And nobody is there, because everybody is doing for each other and for their own sake. And we people, the Pakistanis, the actual owner of this state, we got nothing. And we people are doing what? We people are suffering. बच्चों, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir, आ रही है. Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं, now coming to the third case in Pakistan history. And you know that the second constitution was made in 1962. Second constitution, first constitution in 1956, and it was not allowed to work more than 2 years. The second constitution was made under the supervision of the General Ayub Khan, and it was being made in Pakistan in 1962. And that constitution was not allowed to work more than 7 years. In 1969, another martial law was imposed. और पाकिस्तान में एक नया मार्शल लॉ लगा दिया गया. Another martial in 1969. And a human rights activist, Malik Ghulam Jilani, was protesting against the imposition of martial law in Pakistan. And you know what happens during the martial law? The whole National Assembly setup is dissolved. Political parties, they are abolished. Basic fundamental rights, they are confiscated, usurped, and nobody is allowed to protest during the martial law. But Malik Ghulam Jilani, who was the human rights activist, he was protesting against the imposition of martial law in Punjab, Lahore, and he was being arrested. Usko arrest kar liya gaya. His daughter, Asma Jilani, made a petition in Punjab High Court, today's Lahore High Court, made a petition in Punjab High Court of that time that my father is being arrested by martial law administration. Please make a decision that the imposition of martial law is not legal and allow the concerned authority to please release my father from the prison. दूसरे martial law, the constitution that was made in 1962 was not allowed to work more than 7 years.
और एक मलिक गुलाम जिलानी जो थे, he was protesting against the imposition of martial law in our country, and he was being arrested. As I told you, what happens during the martial law, that fundamental rights, they are being confiscated, assemblies, they are dissolved, constitution is abrogated, and only one law exists that used to be the martial law, और martial law के जरिए पूरे मुल्क को चलाया जाता है। तो आसमा जिलानी ने made a petition in पंजाब कोर्ट, पंजाब हाई कोर्ट के please make a decision that my father is being arrested illegally, and please make a decision that the imposition of martial law in Pakistan is not legal. Make a decision in favor. The High Court refused to hear this court. The High Court refused to hear this case, while suggesting that we are not having the authority to hear a case against the martial law administration. If you want to get justice, if you want to make a case, you want to file a case, then please file this case in the Supreme Court of Pakistan. Or Asma Jilani ne, in order to get his father acquitted, in order to get his father's acquittal, she was just at that time 17, 18 years old girl. Just 18 years or 17 years old girl. She made a petition in Supreme Court of Pakistan that the imposition of Pakistan is not legal here, and my father is being arrested. Please make a decision that my father must be released and decide that whether the imposition of Pakistan is legal or not legal. इस केस का फैसला नहीं हुआ. The decision was not announced. And जैसे पाकिस्तान में होता है, और एक बड़ा जबरदस्त फ्रेज भी इंडियन मूवी का, तारीख पे तारीख पढ़ रही थी, और तारीखों पे तारीखें पढ़ती रही. And meanwhile, the decision was not announced, and meanwhile Pakistan was disintegrated. Eastern Week became Bangladesh. And on political pressure, General Yahya Khan, who was the chief martial administrator in Pakistan, he was forced because of the public pressure to resign. उसको मजबूर कर दिया गया कि वो resign करे. And then when he was not in power, और जब वो हुक्मरानी में नहीं था, then the judiciary of Pakistan, the Chief Justice of Pakistan, a new Chief Justice, again tried to correct the history. उसने history को सही करने की कोशिश की, and first time in the history of Pakistan, a dictator was declared usurper. Yahya Khan ko, when he was not in power, the decision came, and the Chief Justice declared that Yahya Khan is a usurper. Usurper means who controls the power illegally. Who is usurper? Who controls the power illegally. जो power को control करता है through illegal means through martial law. First time in the history of Pakistan, the Chief Justice made a decision against the dictator while declaring him usurper, and he suggested that Chief Justice Muhammad Munir was wrong when he tried to apply doctrine of necessity in Pakistan. Chief Justice Muhammad Munir was wrong when he tried to apply Roman law in Pakistan. Chief Justice Muhammad Munir was wrong when he tried to apply theory of illegal legality of Hans Kelsen in Pakistan. These theories were not applicable in Pakistan. But the decision came when the dictator was not in power. Somehow, a good precedent was created. And now this was the responsibility for the upcoming judges to follow this precedent. Now there was a good precedent, a bad precedent. And this Chief Justice dared first time in Pakistan to declare a dictator usurper. But the dilemma was, the decision was not coming when the dictator was in power. When the dictator was not in power, the decision came. Lekin somehow people, they usually come up with the idea that somehow a judge dared to reject the previous practices with the new precedent, and he created a new precedent, and a dictator was declared usurper. Asma Jilani of that time, she was fighting for the acquittal of his father from the prison,
She won the case. His father was released, and martial law imposition was declared illegal. That times Asma Jilani, today she died, you know that today's time Asma Jahangir, जो कि मर गई आपको पता है. उस जमाने की आसमा जहांगीर, आसमा जिलानी, आज की आसमा जहांगीर. जहांगीर जिलानी इसका बाप का सरनेम था, और जहांगीर जिनसे इन्होंने शादी की बाद में, और पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन की ये चेयरमैन भी थी, आपको पता है. ये 2 साल पहले मेरा ख्याल है ये फोत हुई हैं. इनके दिस केस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ वे. इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के अंदर. वो किस तरीके से कि first time a dictator in Pakistan was declared as a usurper. One. Second thing was, because of this decision, democracy was restored in Pakistan. And Zulfikar Ali Bhutto, who was the civilian chief martial administrator in Pakistan, was forced to lift back martial law and restore democracy in Pakistan. And the third importance of this case is Article 6 was inserted in 1973 Constitution. Article 6 was inserted in 1973 Constitution. And you know that what is meant by Article 6. Article 6 of 1973 Constitution in Pakistan suggests that whenever any person would be trying to dissolve National Assembly, Provincial Assembly, or would be trying to abrogate the Constitution, that person would be dealt through the case of high treason. उसके खिलाफ कौम से बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा. गर्दन, डेथ नेक उसको दी जाएगी, उसको सजाए मौत दी जाएगी. Death neck would be provided to the dictator who would be trying to impose martial law in Pakistan. And this thing, the Article 6 was inserted in 1973. So this constitution is very important constitution. And this constitution tried to create this case tried to create a new president, a good president. And now, ladies and gentlemen, we were having two presidents, two legal presidents in front of us. One president being created by Chief Justice Muhammad Munir, the evil genius of Pakistan judiciary. The other good president was being created by another Chief Justice. I'm just forgetting the name of that guy. आप इसको जरा चेक कर लीजिएगा कि उनका नाम क्या था. चीफ जस्टिस मेरा ख्याल है अनवारुल हक ना हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. इसको जरा चेक कर लीजिएगा कौन थे. लेकिन अब हमारे पास नाउ वी वर हैविंग टू प्रेसिडेंट, वन गुड प्रेसिडेंट, द अदर वाज बैड प्रेसिडेंट. लेकिन व्हाट हैपेंड, एंड यू नो दैट जनरल जियाउल हक imposed again martial law against the government of Zulfikar Ali Bhutto. जुल्फकार अली भुट्टो साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ मार्शल लॉ लगा दिया जनरल जियाउल हक ने. जनरल जियाउल हक imposed another martial law against the जियाउल हक जुल्फकार अली भुट्टो government. A new martial law was imposed. Again, the judiciary was there to declare it as legal. अब होना क्या चाहिए था, चलो अगर मानी गई once for all, one bad president was created, now there was another good president that to be followed. Now the upcoming Chief Justice in another case was not willing to follow the good president, was willing to follow the bad president. And again, so, sir, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 की वजह से उसको फिर मारा क्यों नहीं? मानूर बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने. पाकिस्तान में कुछ लोगों को अकाउंटेबल नहीं किया जा सकता क्योंकि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है ही नहीं. इन पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ डजंट एग्जिस्ट. Remember one thing, in front of law, everybody is equal. Everybody is equal in front of law. Either you are king or you are servant. You are president or you are a layman person. Both are equal in front of law. Law supposed to be blind, does not know any exception. Law does not know any exception. It does not take any side of anybody. Law does not supposed to take side of the powerful or the weaker. It has to be blind. Law is supposed to be blind and it has to create balance. Law knows no exceptions. But in Pakistan, what happens?
some people they are above the law. Some people they are above the law. एक बात, and the second reason is that he got shahadat during the airplane explosion. During the airplane explosion के अंदर आप लोगों को पता है जनरल ज़ियाउल हक got shahadat along with some other people as well, some generals and the American ambassador of that time even. Yes sir, in the Rafael, the American ambassador got also destroyed during the explosion in plane. और क्या हुआ था आपको पता है कि he was going some he was somewhere in Bahawalpur for the military exercises. When he was coming back, the whole plane exploded and everybody died at the spot. खत्म हो गए, सारे लोग मर गए. और अगर so who did this, sir? Has he been there? Has he been there? अगर वो कहते हैं has he been live somehow, क्योंकि वो मर गया, that's why Article 6 was not imposed. Has been there live. अगर वो जिंदा होता तो who knows that some judiciary or some people वो इनको in the court of law they कि वो इसको accountable बनाने की कोशिश करते हैं. सर प्लेन एक्सप्लोड कैसे हुआ था? But this is another story. I am not going to waste my time. Okay, how the plane got exploded. But I am not going to talk about it. But I am of the opinion that he was no more. That's why Article 6 was not imposed. उसके ऊपर during the government he got destroyed. वो उसको शहादत मिल गई. खावर भट्टी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर उसने वो 11 साल हुकूमत भी तो की थी ना, तब उस पे आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगा? जब तक आप हुकूमत में कोई आर्टिकल आपके ऊपर लगाएगा, कौन लगाएगा आपके ऊपर आर्टिकल? नहीं सर, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो फिर तो लगना चाहिए ना, बेशक आप हुकूमत में हो या ना हो, जुडिशरी को चाहिए कि अगर खावर बेटा बहुत अच्छी बात की है, लेकिन मैंने आपको बताया कि some people in Pakistan they are above the law. Some people in Pakistan they are above the law. Nobody can make them accountable. कोई उनको accountable नहीं कर सकता. पाकिस्तान में law knows every exception. Usually law is not supposed to know any exception, but in Pakistan law knows every exception. That's why the murderer they usually get free from the court and they usually come out of the prison like this. Victory का निशान बना के बाहर आते हैं वो murderer. पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, वो जो मर्जी करे. Judiciary is not there, justice is not achievable. Generations after generation, the people usually struggle to get justice. Nobody is there to provide them justice. Rule of law is not there in my country, ladies and gentlemen. Rule of law is not there. That's why Pakistan as a nation, we people, we are suffering. And nobody is there to take care. Law अंधा होता है, उसकी आंखें नहीं होती. वो pair of the scale used to be balanced. Law is supposed to create balance in the two pairs of scale. Lekin in Pakistan, what you see, pair is going down, the other is upside, the other is going down. And those who are having power, they usually have the pair, the side of pair in their favor. And this is something that is happening in our country. And we people are supposed to. And then again a case came, the decision came in favor of the Janab, what you call General Ziaul Haq. और फिर दोबारा पाकिस्तान जी वजदानुल हक. वजदान बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं? सर व्हाट अबाउट परवेज मुशर्रफ सर, वो तो जिंदा है, उस पर आर्टिकल 6 अप्लाई क्यों नहीं होता? Have you not seen what used to happen with General Pervez Musharraf? He used to come in the convoy. He used to come in convoy. One after more than 40 vehicles used to be in his what you call caravan. वो उसकी custody में आता था कोर्ट में. Court declared that this person must be arrested at the spot. लेकिन he was being cordoned off by the soldiers, and then this is why
and he used to go free, and every time nobody was there to make him account. The decision is there against him, इसके खिलाफ decision है, and police was not सर having ऐसे तो फिर मतलब पूरे मिलिट्री के खिलाफ ही बगावत का केस बनता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान में आपको क्या बताऊं सर, अदालत ने आर्टिकल 6 को तहत इसको ट्राई किया और इसको बोला इसको अरेस्ट करो, और रेंजर्स ने उसको यूं कवर किया चारों तरफ से, और वहां पे जो पुलिस थी वो इसको अरेस्ट नहीं कर सकी। सर जी सर, वो श्रीलंका, सर वो जब श्रीलंका से आ रहे थे सर मुशर्रफ, तो उसके खिलाफ प्लॉट भी तो किया हुआ था नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने। जी किया था। तो सर वो उसी वजह से वो कह रहा है मार्शल लॉ। सबको लटकाओ, सबको लटकाओ यार, सबको लटकाओ। तो सर यानी कि जो मिलिट्री थी परवेज मुशर्रफ की दफा में, वो दे वर लॉयल टू परवेज मुशर्रफ एंड नॉट टू पाकिस्तान। अब आप किन लोगों के मिलिट्री का अपना कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है, उनके अंदर डिसिप्लिन है, मिलिट्री का इसमें क्या कसूर है? आपके डर्टी पॉलिटिशियंस उनको ऐसे रास्ता दिखाते हैं, खुद वो डिलीवर नहीं करते, लूटते हैं पाकिस्तान को, तो किसी ने तो टेक ओवर करना है ना। फिर पाकिस्तान में अदलिया आपको इंसाफ नहीं देती, पॉलिटिकल लीड मुल्क को लूट रहे हैं, तो कोई तो हो। सर फिर तो कहें कि उन्होंने जो मार्शल लॉ लगाया तो क्या वो पहली बात तो ये देखें, मेरी बात सुनो, 2-3 चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ श्रीलंका से आते हुए प्लॉट बनाया था, तो उसको रिहाई पे बाहर क्यों जाने दिया गया, लटकाया क्यों नहीं गया? दूसरी बात, परवेज मुशर्रफ ने अगर आर्टिकल 6 के तहत उसके ऊपर ट्रायल बनता था, तो फिर इसको बरी करके बाहर क्यों भेजा गया? इसका मतलब पता क्या है? चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो कोई भी हो, या आपका परवेज मुशर्रफ हो, पाकिस्तान में लॉ इज हैविंग एवरी एक्सेप्शन, डिस्पाइट द फैक्ट दैट लॉ इज नॉट सपोज्ड टू हैव एनी एक्सेप्शन। सर मतलब वो पर्सनल इंटरेस्ट चल रहा था हर किसी का। आप लोग समझें, चीजों को समझने की कोशिश करें। What we are trying to evaluate the role of judiciary in Pakistan politics, and judiciary was always there. We are coming to the conclusion, judiciary was always there to have a stamp of testimony, to have a stamp of legal affirmation over every illegal action of the, what you call, the ruling elite, the president or the dictators or whatsoever. और इस वजह से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, the Pakistan that we are having in front of us. आज इमरान खान की गवर्नमेंट में भी यही कुछ चल रहा है। अपोजिशन को दीवार के साथ लगाओ, खुद जो मर्जी करो। FIA ने शुगर क्राइसिस के ऊपर रिपोर्ट पब्लिश करवाई, अपने लोगों को बचा लिया इन्होंने, किसी को अरेस्ट नहीं होने दिया, जुर्माने नहीं होने दिए। बनी गाला के अंदर गरीबों के घर टूटे, इमरान खान का घर को रेगुलराइज कर दिया गया जुर्माने के साथ। सर तो फिर बंदा बिलीव किस पे करे सर, वो कुछ कोई उम्मीद ही। आप लोग अपना किरदार अदा करें। अच्छा, आप मेरी बात गौर से सुने, आप लोगों ने अब क्या करना है? आज की आज those who are having their Twitter account, they are supposed to get embedded with each other. आज 100 क्लास के अंदर 104 स्टूडेंट्स हैं हमारे, 104 स्टूडेंट्स। हर बंदा अपना ट्विटर अकाउंट हैंडल ग्रुप के अंदर शेयर करेगा, और फरूक ये सारी इसको इसकी जो सेटिंग्स है उसको ऑन कर दो। ठीक है। हम ट्विटर ट्रेंड चलाएंगे, उस ट्विटर ट्रेंड के अंदर हम गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो पाकिस्तान के अंदर हर बंदा 25 सेंटेंसेस बनाएगा, और ये एक्सपोनेंशियली ये ग्रोथ में जाएगा। वी विल बी क्रिएटिंग अ ट्विटर अकाउंट, ट्विटर ट्रेंड विद इन जस्ट 1.5 year मैक्सिमम, और while just creating more than 10,000 ट्वीट्स। 105 स्टूडेंट्स 10,000 ट्वीट्स क्रिएट कर देंगे। वो क्या है कि गवर्नमेंट आजकल कोशिश कर रही है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हों। व्हाई वी कांट फोर्स आवर गवर्नमेंट टू क्रिएट और ब्रिंग सम इलेक्शन रिफॉर्म्स, जिसके अंदर पुअर पीपल दे आर आल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, उसके एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया जाए। ये एक बहुत बड़ी इस्तेलाह हो सकती है, रिफॉर्म्स हो सकती है पाकिस्तान के अंदर, एंड वी कैन से and we can persuade the government through this trend that
और जब भी पाकिस्तान में कोई ट्रेंड होता है उसको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बड़ा क्लोजली मॉनिटर करती हैं। तो ये करो, हर बंदा जो इस ग्रुप के अंदर इस वक्त बैठा हुआ है वो अपना ट्विटर हैंडल इसके अंदर ग्रुप के अंदर डाले और सारे उसको फॉलो करो। यानी कि अगर कोई नया बंदा अकाउंट बना रहा है तो देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, 104 स्टूडेंट्स विल बी फॉलोइंग दैट गाय एंड दैट गाय विल बी फॉलोइंग टू 104 स्टूडेंट्स एज वेल। ओके सर, श्योर सर। और अभी इसको ये जैसे ही लेक्चर खत्म होता है आप लोगों ने इसका ट्विटर हैंडल अपने अकाउंट में शेयर करो। मेरा भी ट्विटर हैंडल अकाउंट शेयर करता हूँ मैं, और अपना भी करो। और तो मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है, मैं इंशाल्लाह बनाता हूँ। अभी का अभी बनाओ बेटा, सारे के सारे। अच्छा, दूसरी बात है कि हमजा बेटा सारी सेटिंग्स को ऑन कर दो पाकिस्तान स्टडीज की और सबको इसके अंदर डाल दो और नए लोगों को भी डाल दो। कर दिया सर मैंने। दूसरी बात सुन लें जरा गौर से। दूसरी बात ये है कि अगली क्लास में आप लोगों का क्विज होना है, द लिस्ट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स। उसका मैंने क्विज लेना है आप लोगों से। आप लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में इसको याद करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में भी याद करना है और असेंडिंग ऑर्डर में भी इसको याद करना है। यानी कि द नेम्स ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी ऑन योर फिंगरटिप्स। वी आर गोइंग टू हैव आवर फर्स्ट क्विज इन माय नेक्स्ट इमीडिएट क्लास। ठीक है बेटा? एंड सर डेट्स भी याद होंगी करनी होंगी बेटा? डेट्स एज सच नहीं, मंथ ईयर, मंथ याद कर लें, मंथ एंड ईयर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। फाइल भेजिए ना, वो अपडेटेड नहीं है सर, प्लीज अपडेटेड भेज दें या इनको कह देंगे वहां से याद ना करें। बेटा क्या नहीं अपडेटेड है? मैंने जो शेयर की हुई है वो तो बिल्कुल अपडेटेड है सर। उसमें 7th केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं ऐड, निसार अहमद और सर उसमें डेट्स, उसकी डेट्स डिफरेंट है और वीडियो वगैरह देखिए उसमें मिस्टेक आती है। यानी कि बेटा उसका कौन सी मिस्टेक से बताइए सर। असल में ना जो इमरान खान से जो प्रीसीडेड प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम नहीं है। ही वाज जस्टिस रिटायर्ड नासिरुल मुल्क, उनका नाम नहीं है उस लिस्ट में। ठीक है बेटा, एक ही है, बाकी तो सारे हैं। केयर टेकर थे सर। और ऊपर जो और उसके अलावा सर उसके जो नोट्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है 25th प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखा हुआ है, राजा परवेज अशरफ के तक लिखा हुआ है। उस अपडेटेड नहीं है वो। इमरान खान के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। प्राइम मिनिस्टर मैं आपको बता देता हूँ आपने उसमें से क्या चीजें तैयार करनी है। उसमें से सिर्फ वो जो जिसमें ये जो इमरान खान का जो मैनुअली इसको किया गया है उस लिस्ट को तैयार करें। बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सिर्फ पाकिस्तान में ये जो अगर देख पाऊँ, अगर यहाँ पे शेयर हुई है कि नहीं, मैं अगर खोल के दिखाता हूँ मैं आप लोगों को इसमें क्या है। लेट मी लुक इनटू दिस। ज्यादा डिटेल्स में देयर इज नो नीड ऑफ गोइंग इनटू द डिटेल्स। लुक हियर ये फॉर इंस्टेंस ये जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है इसको थोड़ा सा अपडेट करके लुक हियर। ये जो लिस्ट है इसमें फॉर इंस्टेंस के कौन सा बंदा था, कब आया, और ये जो लिस्ट है बेसिकली मोर स्पेसिफिकली ये जो लिस्ट है आप लोग देख रहे हैं बेटा? जी सर। यस सर। लिस्ट में इमरान खान से पहले जो केयर टेकर थे वो उनका नाम नहीं है, नासिरुल मुल्क का, उसको आप इसमें ऐड कर लें। एंड दिस इज हाउ वी वुड बी हैविंग 31 प्राइम मिनिस्टर्स इन पाकिस्तान। तो 31 प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान के वो हम देख लेंगे। बिफोर इमरान खान देयर वाज वन केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नासिरुल मुल्क, उसको आप ऐड कर लें। And then the total list will be composed of 31 prime ministers of Pakistan, starting from Nawabzada Liaquat Ali Khan to the Imran Khan. This list you people are supposed to memorize in ascending and descending order. Okay, guys? Okay, sir. Sir, Shahid Khan Abbasi. Excuse me, sir. सर उनके बाद जो है एक और भी आए थे ना केयर टेकर, वो भी नहीं ऐड बेटा? नासिरुल मुल्क आए थे, बस वही हैं बस, और तो नहीं कोई। सर इसके साथ जो डेट वगैरह वो भी याद करनी है? जी बेटा, मंथ और ईयर याद कर लें। ओके सर। सर वो एग्जैक्ट नंबर बता दें, कहीं पे 22 प्राइम मिनिस्टर का जिक्र आ रहा है, कहीं पे 30 का आ रहा है। बेटा मैंने जो आपको ये लिस्ट दी है इसके मुताबिक तैयार करना है। देयर वर टोटल 31। Yes sir, Imran Khan is 31st. हाँ, इमरान खान इज 31st। ठीक है, ओके। अच्छा, मजीद अब बी रेडी फॉर नेक्स्ट इमीडिएट क्लास के अंदर फॉर आवर फर्स्ट क्विज, और उसको हमने क्विज लेना है। अब बिफोर द मिड टर्म एग्जाम वी पीपल आर सपोज्ड टू हैव टू मोर क्विजेस, वो भी हमने लेने हैं इन एवरी नेक्स्ट क्लास, इन एवरी अपकमिंग क्लास वी वुड बी हैविंग आवर क्विजेस। सो आई वुड बी सजेस्टिंग you people are already having war against terrorism on your fingertips,
So the second quiz would be from the War Against Terrorism. The third quiz would be from the Doctrine of Necessity and Constitution Making Process. Okay, guys? And these things. सर हमारे मिड टर्म कब स्टार्ट होंगे? Mid term in the 8th week. 9th week. 8th week. सर इसके नोट्स मिल जाएंगे ये जो आज सर मिड ऑनलाइन होंगे या फिजिकल कैंपस में होंगे? सर वो शॉप में नोट्स नहीं है, मैं कल पता करने गया था, नोट्स नहीं है उनके पास। बेटा मैं आज जैसा कि अभी आप लोगों को आज इंशाल्लाह हम LMS पे एनरोल कर देंगे और ये रीडिंग्स भी वहाँ पे रख देंगे। LMS पे एक्सक्यूज मी सर, भी अवेलेबल, वहाँ से ले लीजिए बेटा। सर मिड्स ऑनलाइन हो गए या ऑन कैंपस? बेटा हो सकता है कि यूनिवर्सिटी कोई अपनी पॉलिसी लेकर आए और 1-1.5 महीने के लिए आपके जो मिड टर्म एग्जाम्स हैं उसको कैंसिल कर दे और जनवरी के अंदर ऑन कैंपस लें। और ये भी हो सकता है कि अगर ये जो लॉकडाउन है वो प्रोलॉन्ग करता है तो फिर पॉसिबल है कि ऑनलाइन हो, लेकिन अभी कोई चीज़ डिटरमिन नहीं है। यूनिवर्सिटी की पॉलिसी आएगी उसके मुताबिक चलेंगे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर अभी मतलब यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी या अभी जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी बंद होगी? अभी चलेंगी, यूनिवर्सिटी बंद होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलती रहेंगी जैसे अभी चल रही है मेरे साथ आपकी। ओके ओके सर, वो मेरे दोस्तों को मेल आया है, उनके 7 और 8 से दिसंबर से उनके ऑनलाइन वो कैंपस में वो है। मेल फेक मेल है, फेक मेल है भाई वो। अब बेटा नई पॉलिसी आएगी वो मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके गाइस, आई थैंक यू मच फॉर योर पेशेंस। ओके सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ सर। ट्विटर हैंडल का भी सारे एम्बेडेड करें एक दूसरे के साथ। ओके सर, कर दिया थैंक यू सर।